वैसा ही हो तो ज्यादा अच्छा है, जो कि हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और लॉजिकल हो। हाँ। ऐसा नहीं कि पूछने को मिल रहा है तो कुछ भी पूछ ले रहे हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट एक होता ना कि लॉजिकल चीज हो, लगे कि हाँ तुम क्वेश्चन वाकई में पूछना चाह रहे हो, ये नहीं कि जो मर्जी हुआ कुछ भी पूछ लिए। वैसे फ्री हो पूछने का, जो मन पड़े पूछो। हाँ। बट उसमें फायदा तब होगा तुम्हारा जब एक होता ना कि ढंग का क्वेश्चन हो, हम्म। और लगे कि हाँ मतलब वाकई में हमें भी लगे कि नहीं ये जो डॉट है बहुत बढ़िया है ये। तो उस तरह से कुछ है तो। हाँ ठीक है, अब क्या क्या है सवाल बताओ एक एक करके भाई। हाँ, एक सवाल मेरे पास, मतलब पहले जो जो सवाल है पहले वो बताते हैं, उसके बाद फिर ये लोग जो अभी टाइप। एक एक करके चलते हैं, एक एक करके बोलो ना। हाँ, तो पहला सवाल जो मेरे पास आया था वो ये आया था कि अगर किसी का ट्यूबर टॉमी हो जाए, जो पहली बार जो हम्म। कुछ लड़का लोग को बता दें, ट्यूबर टॉमी फीमेल लोग में जो होता है, वहां हम्म। ब्लॉक कर दिया जाता है उसके लिए। तो ट्यूबर टॉमी होने के बाद क्या मेंसुरेशन चलते रहेगा या वो बंद हो जाएगा? ये एक सवाल। हम्म। नो, सीधा सा बात है, मतलब क्वेश्चन ये है कि जो फीमेल में जो ट्यूबेक्टोमी होता है वो करने के बाद जो बाकी के चीजें होती है, जैसे कि मंथली साइकिल जो होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो अफेक्ट होगा या नहीं होगा। हम्म। तो थोड़ा सा नॉर्मल एक नॉर्मल थिंकिंग से देखते हैं इसको सोल्व करके। देखो सीधी सीधी बात है, हमने पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किया। हमने बस गैमेट के पाथवे को ब्लॉक किया है। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, काट के बांध देते हैं, टाई कर देते हैं रस्सी में से, धागे से बांध देते हैं। और वो जो फ्लो होता है ओवरी से जब ओवा निकलता है, और वहां से निकल के जब ट्रेवल करता है पूरा फैलोपियन ट्यूब को ट्रेवल करते हुए यूट्रस में आता है, तो इस रास्ते को हम ब्लॉक कर रहे हैं, बाकी कहीं पे किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फंक्शनल तौर पे हम गैमेट को रोक पा रहे हैं। बाकी जितने भी चीजें हो रही थी, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल था या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस आ रहे थे मंथली, वो सारे चीजें एज इट इज होते रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ट्यूबेक्टोमी के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। ये है ओवरऑल बात। ट्यूबर टॉमी के बाद भी मेंसुरेशन चलेगा। हाँ। एक सवाल यहाँ पर और है, वाई द हाइट स्टार्ट वाई द हाइट ऑफ गर्ल्स स्टार्ट स्लो डाउन आफ्टर फ्यू ईयर ऑफ मेंसुरेशन? आई थिंक इसका क्वेश्चन आई थिंक ये है, इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि प्यूबर्टी में शुरुआत में तो हाइट काफी अच्छे से ग्रो करता है, मतलब ज्यादा देखने को मिलता है, जो हाइट जो देखने को मिलता है। बट कुछ समय बाद, जैसे प्यूबर्टी का एंड होता है, मतलब 18 19 के बाद हाइट जो होते हैं, ग्रोथ होते हैं, वो स्लो डाउन हो जाता है। हम्म। तो अ, तो वो पूछना चाह रहा है, क्योंकि हम्म। आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल कब, मतलब आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको आप कह रहे हैं। तो पहले ये क्लेरिफाई करो कि क्या वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्या वो मेनोपॉज की बात कर रहा है, मतलब जब कंप्लीट खत्म हो जाता है, या फिर इनिशियल की बात कर रहा है। तो ये किसका डॉट है, उससे तो उसको बोलने दो थोड़ा। हाँ ये सुप्रिया, किसका माइक। डॉट है, थोड़ा हाँ क्लियर सुप्रिया, करो थोड़ा हमें ये। हाँ हाँ, माइक ऑन करके बोलो तो अपना सवाल क्या था तुम्हारा? सर, मेंस्ट्रुएशन जब होता है स्टार्ट, उसके 1-2 साल के बाद से स्लो डाउन हो जाता है हाइट बढ़ना। अच्छा। तो उसकी ये इनिशियल नहीं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, जब मेनार्की होता है, एक्चुअल में ये कहना चाह रहे हो, जब मेनार्की होता है मतलब हाँ। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके बाद स्लो डाउन हो जाता है, ये कहना चाह रहे हो तुम। हाँ, उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है स्लो डाउन होना। हाँ। देखो आई थिंक तुमने कहाँ पे पढ़ा है हम नहीं पता, बट एक चीज क्लियर कर देते हैं तुमको कि जो हाइट का जो सबसे बढ़िया जो ग्रोथ देखने को मिलता है, वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ही देखने को मिलता है। तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, उसके बाद 18 19 ईयर तक ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा, इवन डिक्लाइन नहीं होगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मान के चलो कि 13 ईयर के राउंड में, 12 ईयर के राउंड में, तो वो 18 तक बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो स्लो डाउन होगा। हाँ, इनिशियल फेज में, चूंकि इनिशियल फेज में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो वहां पे बॉडी में ईस्ट्रोजन वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो क्वांटिटी होता है रिलेटिवली बॉडी में ज्यादा मिलता है। जैसे ऐसा मानो ना कि 12 साल तक, 10 साल तक ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। और ये ईस्ट्रोजन दो जगह पे एक्ट करता है बॉडी में।
एक हमारे मसल्स एंड बोन पे, जो कि रिप्रोडक्टिव के फंक्शन के अलावे हैं। तो मसल्स एंड बोन पे एक्ट करके उसका लेंथ को बढ़ाएगा और तुमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दूसरा, ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के डेवलपमेंट में काम आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, यूट्रस का डेवलपमेंट हो गया, जितने भी रिप्रोडक्टिव चीजें है उसका। तो शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी जो होते हैं हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ता है, सडन बढ़ता है। मतलब एक दो, सपोज 9 से 10 साल में नहीं है, लेकिन 11 से 12वें साल में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत है। तो शुरुआत में इसका ग्रोथ बहुत देखने को मिलता है, और एक लिमिट के बाद जब ग्रोथ हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका हाइट अटेन हो गया 4.5 फीट या 5 फीट जो होना था, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है उससे तो एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो ये रीजन है, इनिशियली हार्मोन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इनिशियली ग्रोथ तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ चलो। हाँ, अगला सवाल यहाँ पर कमेंट में ये डाला हुआ है यहाँ पर कि जैसे कि हम लोग नॉर्मल एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, क्योंकि उसको 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब हाँ हाँ फॉर्मेशन के लिए, तो जब स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल के फीमेल वेजाइना के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, तब तो फिर स्पर्म को नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाता है, तो फिर स्पर्म डेड कर जाना चाहिए। जैसे फीमेल बॉडी में एंटर करेगा स्पर्म हाँ। डेड कर जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, इसमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बॉडी में कोई भी चीजें फंक्शन होता है तो वो होता क्यों है, और उसके लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो किसी भी चीज को काम करने के लिए बॉडी में कोई भी फंक्शन, बॉडी का XYZ कोई भी फंक्शन, वो काम करने के लिए कुछ इंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है। कोई भी फंक्शन, आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, इवन कोई भी XYZ कोई भी फंक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, एंड दीज केमिकल चेंजेज इज बेस्ड ऑन व्हाट, ये केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो इंजाइम्स की वजह से हो रहे हैं। मतलब कोई भी स्टेप का इंजाइम काम कर रहा है तो वो काम कर रहा है। जैसे स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म को प्रोड्यूस करने में, टेस्टिस में जो फंक्शन चल रहा है वो किसी न किसी तो इंजाइम से ही, इंजाइम्स होगा तभी वो काम कर रहे होंगे। तो ये जो मतलब ओवरऑल बात ये है कि किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन को चलाने के लिए एक इंजाइम्स का होना बहुत इसेंशियल है। इंजाइम्स काम करेगा तभी ग्रो करेगा, मतलब काम होगा, नहीं अगर इंजाइम्स काम करेगा तो नहीं होगा। और ये जो इंजाइम्स, अब बात आती है कि ये लोअर टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है इसमें जो इंजाइम्स काम आते हैं, वो लो टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। 11th क्लास के एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है, बस जस्ट मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इंजाइम्स जो होता है उसका फंक्शन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और दूसरा पीएच। पीएच कहने का मतलब एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, मतलब वो जो पीएच 0 से 14 तक आप चार्ट में पढ़ते हैं वो वाला। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको हम ऐसे समझते हैं थोड़ा सा और इजी करने के लिए, 10th क्लास में हम एक इंजाइम्स पढ़ते हैं सलेब्री एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं। आई थिंक सबने पढ़ा होगा ये। हाँ। तो ये जो माउथ में जो रिलीज होता है, बकल कैविटी में रिलीज होता है, ये सलेब्री ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये फेमस क्वेश्चन है कि कितने पीएच पे काम करता है, ये 6.8 पीएच पे काम करता है। लेकिन यही इंजाइम्स, आई थिंक ये डॉट सिमिलर वहां पे भी आना चाहिए था कि आखिर ये टाइलिन जो है, सलेब्री एमाइलेज है, ये माउथ में ही क्यों काम करता है, स्टमक में आके इनएक्टिव क्यों हो जाता है ना। तो इनएक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि इंजाइम्स जो है ना वो पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। सलेब्री एमाइलेज का काम करने का कैपेसिटी है 6.8 पीएच पे, है ना, लेकिन स्टमक में हो जाता है 2-3 के आसपास पीएच, हाईली एसिडिक। तो इस हाईली एसिडिक में वो सलेब्री एमाइलेज काम नहीं करता है। वैसे ही और देखो, स्टमक में आ जाओ तो स्टमक में जो इंजाइम्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पेप्सिन पढ़ते हैं, है ना, पेप्सिन पढ़ते हैं, तो ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों नहीं काम करता, ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि ये जो एंजाइम्स है वो लगभग 2 और 3 पीएच पे ही काम कर सकता है। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में ये एक्टिव होगा, जैसे ही पीएच बदल देंगे ये अपना काम करना छोड़ देगा। यही वजह है कि जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक का एंजाइम्स काम ही नहीं करता है, क्योंकि पीएच बदल जाता है पूरा, वहां का वहां बेसिक पीएच हो जाता है। तो वैसे ही जितने भी फंक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन इंजाइम्स के प्रेजेंट में होता है, और ये जो इंजाइम्स होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर हाई कर देंगे तो इंजाइम्स काम नहीं करेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा।
तो आपको अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है, स्पर्म का फॉर्मेशन कराना है, तो आप क्या करेंगे, उसके बॉडी से टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कम तभी आप कर सकते हैं जब इसको बॉडी से बाहर निकाल दो। तो इसलिए आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होता है ये। तो फाइनल आंसर वन वर्ड ये है, वन लाइनर आंसर ये है कि लोअर टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्म करता है, क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, खत्म बात। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काम नहीं करेगा। हाँ, सवाल इसके आगे ये था कि स्पर्म जब पेट से हाँ बाहर निकल गया और वेजाइना के थ्रू चला हाँ गया, तो स्पर्म हाँ डेड कर जाना चाहिए, क्योंकि पेनिस टेस्टिस के अंदर 2 डिग्री कम में रहता है। हाँ, वो ठीक है। हाँ, ये कहना है कि ठीक है, वहां से रिलीज के बाद ये डेड क्यों नहीं करता। हाँ। तो डेड देखिए, डेड तब करेगा जब उसको एक सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेगा, एक बहुत मैसिव चेंजेस देखने को मिलेगा। इंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर, हाईली सेंसिटिव। अगर कोई 25 पे कर रहा है तो 28 पे काम नहीं करेगा। लेकिन जो इंडिविजुअल होता है, स्पर्म क्या एक तरह का सेल है, और सेल का एक रेंज होता है कि इस रेंज से इस रेंज तक ये काम करेगा, है ना। तो वो एक रेंज है, और ये रेंज काफी बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि एकदम नैरो रेंज है, इतना ही टेम्परेचर पे ये काम करेगा बाकी मर जाएगा, नहीं। किसी भी इंडिविजुअल का, इवन किसी भी सेल लेवल पे भी आप चले जाएं, तो कोई बैक्टीरिया है जो अभी से 4 महीने पहले काम कर रहा था, वो अभी भी काम करेगा, क्योंकि इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है सर्वाइव करने का, ज्यादा है। एज ए ह्यूमन हमारा क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये चीजें है वहां पे। तो एक बड़ा रेंज में काम करता है कोई भी इंडिविजुअल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये चीजें नेचर में आता ही नहीं। नेचर में, इवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि नेचर ऑलवेज सिलेक्ट फॉर फिट, मतलब फिटनेस इज अल्टीमेटली, मतलब फिट ऑर्गेनिज्म इज अल्टीमेटली सिलेक्टेड बाय द नेचर। जो भी फिट है वही सिलेक्ट होगा। तो फिट कौन है, जो वाइड रेंज टेम्परेचर में रह रहा है। तो ये अल्टीमेटली ये चीज है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सेल को एक रेंज होता है जिसपे वो सर्वाइव करता है, 30 से 40 डिग्री के बीच में। हाँ, आप बहुत एकदम उसको फ्रीज कर दो, खत्म हो जाएगा वो। आप उसको बॉयल कर दो, मर जाएगा वो बिल्कुल पूरे तरीके से। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ, एक सवाल यहाँ पर और था कि एक होता है नॉर्मल डिलीवरी और एक होता है ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी। तो ये नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी दोनों कौन से कंडीशन में होता है, कब नॉर्मल होता है और कब ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाती है? देखिए नॉर्मल, और देखिए होता है कि ये जो बच्चा जैसे डेवलप कर रहा है ना, ये बच्चा डेवलप कर रहा है सपोज, और बच्चे को वेजाइना और सर्विक्स, जैसे पूरा यूट्रस हो गया, यूट्रस का जो ओपनिंग हुआ वो सर्विक्स हो गया, और सर्विक्स के बाहर वेजाइना होता है। मतलब आप यूट्रस देखिए, फिर उसके नीचे सर्विस रहता है, उसके नीचे फिर वेजाइना रहता है। ये पाथवे से निकलना होता है बच्चे को, है ना। और इस पाथवे, और ये पाथवे का क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या रहेगा, इसका जो ल्यूमेन होगा, इसका जो साइज होगा वो तो फिक्स होगा, एक लिमिट तक ही होगा। तो अगर ये पाथवे से रिलेटिवली बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात, आप इससे नहीं निकाल पाएंगे, है ना। या फिर इस पाथवे से निकालते समय बच्चे के गले में वो जो रस्सी है, जिसको आप बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड होता है ना, अम्लाइकल कॉर्ड, जो रस्सी बच्चा से जुड़ा होता है नाभि से, वो अगर गर्दन में लपेट में आ गया है, या फिर और किसी तरह का कोई रुकावट है जहां पे बच्चे को, मतलब डेंजर जोन में आप रख के, डेंजरस जोन में है बच्चा, तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं चाहेंगे कि नॉर्मल रास्ते से आए, तो आप उस केस में इसको क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे। तो बच्चा बड़ा हो जाए बहुत ज्यादा तो आप सिजेरियन करना पड़ेगा। बच्चा में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है नॉर्मल पाथवे से निकालने में, तो आप बाहर निकालेंगे। बच्चा के चारों तरफ वो रस्सी जैसा गले में लिपट गया है, तब आप निकालेंगे। तो इस केस में हम फिर ऑपरेशन करके हम नॉर्मल निकाल लेते हैं ऊपर से। तो ये चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और है कि बैक्टीरियल डिजीज जो कि गोनोरिया और सिफिलिस होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जो जिसको पढ़ना है, तो इस डिजीज में क्या हाँ, होता है? देखो सिफिलिस एंड गोनोरिया जो है, ये एक तरह का, इसमें कुछ उंड अल्सर टाइप के दिखेंगे। अल्सर मतलब उंड दिखेंगे, जैसे स्किन का छिल जाना, स्किन पे घाव जैसा दिखना, तो वो चीजें दिखेगा इसमें सिफिलिस में। और सिफिलिस का घाव का जो मेन कैरेक्टर होता है वो पेनलेस होता है, वो दर्द करेगा ही नहीं। नॉर्मली घाव दर्द करता है, बट सिफिलिस वाले ये दर्द नहीं करेंगे। तो ये इन्फेक्शन है। और देखिए कहीं पे भी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है आपके बॉडी पे अटैच होकर डैमेज करना शुरू किया है, सीधा मतलब तो यही होता है ना। और इसमें वो वुंड प्रोड्यूस करेगा और अलग अलग तरह के अल्सर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये चीजें हैं।
अच्छा, सिफिलिस और गोनोरिया सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या किसी और कारण से भी हो सकता है ये? नहीं, मेनली जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, सिफिलिस और गोनोरिया। अच्छा, यहाँ पर एक हाँ सवाल और था कि मेंसुरेशन साइकिल 28 टू 29 डे का होता है, लेकिन कभी कभी ये जो साइकिल होता है पहले भी हो जाता है और कभी कभी ये लेट से भी होता नहीं, हम इसको और गौर से पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी का लाइन या फिर जहाँ पे है, है। वो कभी ये नहीं लिखता है कोई भी किताब की ये 28 टू 29 डेज होता हम्म। है, नहीं। वो हमेशा लिखता है कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 और 29 डेज। इट इज द एवरेज। एवरेज मीन्स ये 24 पे भी हो सकता है और ये 36 पे भी हो सकता है, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, लगभग अराउंड 28 से 29 डेज। मतलब कहने का मतलब कि मैं अभी 10 फीमेल को मैं ट्रैक करूं कि इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो रहा है, तो किसी का 24 में होगा, किसी का 36 में होगा, किसी का 28 में होगा, किसी का 32 में होगा, और मैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल का डेज और वाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल करूंगा, तो एवरेज जो आएगा वो 28 दिन के आसपास आएगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि हार्ट रेट जो होता है वो 72 होता है हमारा, तो वो हार्ट रेट नहीं होता, वो एवरेज हार्ट रेट होता है। हम्म। वो नॉर्मली होता है, किसी का 80 भी हो सकता है तो भी नॉर्मल है, किसी का 70 है तो भी नॉर्मल है। अच्छा, अगर किसी, ठीक है, तो हाँ, किसी हाँ किसी का बहुत पहले भी हो जाता है, बहुत बाद भी होता है, क्या ये डिजीज का सिम्टम है या तो हाँ, अगर देख, अगर अगर 24 अराउंड 24 32 ऐसे जा रहा है, मतलब 4 दिन प्लस माइनस हो रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, रेगुलर चीजें, रेगुलर ही है वो। बट अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ है, जैसे किसी को 2 महीने पे हो रहा है, 3 महीने पे हो रहा है, या फिर 15 दिन में ही हो जा रहा है, तो वो चीजें दिक्कत है। तो उसके लिए फिर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मतलब अलग अलग फैक्टर होते हैं, वो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है, तो उस पर नहीं जाएंगे ज्यादा। बट अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो तो दिक्कत है। हाँ, इसका एक चीज हम कहेंगे यहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई फीमेल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तो हो सकता है उसका साइकिल बिगड़ा हुआ हो, हम्म। और उसका अगर लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तब हो सकता है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में इशू हो। हाँ, एक सवाल यहाँ पर ये भी, यहाँ पे कोई लिखा है कि एग जो रिलीज होता है, वो जो एग रिलीज होता है, तो मेंसुरेशन के दरमियान में वो एग रिलीज क्यों नहीं होता है? मेंस्ट्रुएशन किसको बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन का मतलब हो गया ब्लड फ्लो। हम्म। लिटरल मतलब अगर देखें तो मेंस्ट्रुअल का मतलब ही होता है ब्लड फ्लो थ्रू द वेजाइना। हम्म। तो ये ब्लड कब फ्लो करेंगे, देखो इसको ऐसे समझते हैं ना, पहले जितने भी फीमेल मतलब प्यूबर्टी में आ जाते हैं, जिनका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है। ये बेसिकली इसलिए होता है ना कि बॉडी अपने आप को, मेंस्ट्रुएशन होने का मतलब है कि बॉडी अपने आप को मेंटेन कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है टू कंसीव प्रेगनेंसी। मतलब हम्म। प्रेग्नेंट होने लायक बॉडी को बनाने के लिए पूरा का पूरा साइकिल चलता है। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एट द मिड ऑफ, मतलब अगर 28 डेज का है, तो ये बीच में सपोज 14th डे पे एग रिलीज होता है। एट द मिड ऑफ साइकिल 14th डे पे एग रिलीज होता है। हम्म। अगर ये एग रिलीज हुआ है उस समय, इसका मतलब है कि उस समय अगर स्पर्म आया कांटेक्ट में, तो हम्म। फर्टिलाइज कर जाएगा। हम्म। तो ये मतलब 14th डे के बाद, हम्म। 14th डे पे रिलीज होता है, और कुछ दिन तक ये वेट करता है, 3-4 दिन तक एग रिलीज करता है कुछ दिन तक, और वेट करता है कि भाई अभी स्पर्म मिला कि नहीं मिला। और हम्म। अगर उस बीच में नहीं मिलेगा तो एक लिमिट तक ही ये सरवाइव करेगा एग। हम्म। फिर ये एग क्या हो जाएंगे, एग खराब हो जाएंगे, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जो एग डिस्ट्रॉय होगा, तो इससे इस एग को एक्सेप्ट करने के लिए, इस फर्टिलाइज्ड एग को एक्सेप्ट करने के लिए जो यूट्रस में चेंजेज हुआ था, हम्म। जैसे कि उसमें ब्लड वेसल्स बढ़ गया था, उसका थिकनेस बढ़ गया था, हम्म। तो ये सारी चीजें तो अब किसी काम के रही नहीं, क्योंकि एग फर्टिलाइज हुआ नहीं। हाँ। तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें फिर टूट टूट के ब्रेक डाउन होके सेड आउट होके क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो उसमें ब्लड निकलेगा, अनफर्टिलाइज्ड एग निकलेगा, और यही जो निकलेगा 3-4-5 दिन तक निकलेगा, इसी को आप मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलेंगे इसको। हम्म। तो इसलिए ये होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब फर्टिलाइज नहीं होता है तभी ये फ्लो होगा, है ना। तो हाँ। ये ऑब्वियस सी बात है, ये पहले रिलीज हुआ होगा, उसके बाद फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब तब फिर ये निकलेगा। ये चीजें हैं। हम्म। यहाँ पर एक ये सवाल। इसीलिए, हाँ, इसीलिए हाँ। इसीलिए हाँ। इसीलिए अगर बाई चांस वो फर्टिलाइज हो जाता, हम्म। तो वो फर्टिलाइज हो जाता, तो वो यूट्रस में जो प्रिपरेशन था वो उसके काम आ गया। हम्म। अब काम आ गया तो उसको तो टूटने की जरूरत है नहीं, डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत है नहीं, हम्म। खराब होने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में कभी भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं देखने को मिलता है। हम्म। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो टोटली एब्सेंट इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई प्रेगनेंसी है, तो 100% है कि भाई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। हम्म। ठीक है, ये चीजें।
अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आता है, जब हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ते हैं तो उसमें 3-4 प्रकार का पढ़ते हैं, सर्जिकल मेथड और भी बैरियर, फिजिकल बैरियर। हम्म। तो क्या यहाँ पर हम्म। अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ और वो जस्ट खत्म हो हम्म। गया, और खत्म होने के बाद अगर फिजिकल कांटेक्ट हो, तब तो प्रेगनेंसी होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अब तो हाँ 15 दिन के बाद रिलीज होना है। हाँ, अगर अगर किसी का एग्जैक्ट रेगुलर साइकिल है, जो कि बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि प्लस माइनस 2-3 दिन तो चल ही जाते हैं किसी में भी। हम्म। लेकिन फिर भी अगर एक आइडियल सिचुएशन ले लेकिन भाई ये 28 डेज का होता है, एकदम फिक्स है, हम्म। तो हम मान के चले 14th डे पे ये रिलीज हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कि अगला साइकिल जो है वो फिर टाइम पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब बीच का, मतलब 14th डे के 3 दिन पहले ले लेते हैं, हम्म। 3-4 दिन बाद ले लेते हैं, मतलब जो एक वीक होता है बीच का, हम्म। उस समय सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। मान लेते हैं ना कि जैसे स्पर्म 14th डे एग रिलीज होने वाला था, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया वो, मान लेते हैं कि 11th डे, हम्म। तो 11th डे तो स्पर्म पहुंच जाएगा, स्पर्म भी तो वेट करेगा 2-3 दिन तक ना। तो हम्म। ये वाला टाइम, या फिर 14th डे में रिलीज हुआ और 3-4 दिन तक वो वेट कर रहा है ओवा, तो उस समय भी का भी मतलब अगर स्पर्म आता है तो भी फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये बीच का जो 7 डेज या 10 डेज का जो होता है टाइम, ये फर्टाइल पीरियड होता है। तो इसको अगर नेचुरली अवॉइड करना चाहे तो इस पीरियड को अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, क्योंकि इस समय चांसेस प्रेगनेंसी के मैक्सिमम होंगे। वही दूसरी ओर देखें तो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होगा, या फिर शुरुआती में ही जब खत्म होके शुरू ही हुआ होगा, हम्म। तो उस समय प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि कम होंगे, हम्म। हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बायोलॉजिकल बॉडी में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता है। हम मान के चल रहे हैं कि इस बार तो एकदम रेगुलर टाइम पे होगा, और हो सकता है बॉडी रेगुलर टाइम पे ना हो, हम्म। हो सकता है ना। हाँ। हाँ, लेकिन इतना है कि नेचुरली हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी कम होगा। हाँ। बीच का मिड साइकिल में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, वैसे लास्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। मिनिमम। हाँ। हाँ, तो बिल्कुल किया जा सकता है। और इसको इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एक्चुअल में ये कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हम ये सेफ पीरियड बोलते हैं इसको, 7 दिन के अलावे 10 दिन के अलावे को। तो ये होता है, बट फिर भी ये चीजें एब्सोल्यूट नहीं है, चांसेस तो है प्रेगनेंसी के, है ना, हाँ। हाँ। लेकिन कम है। कम। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और है, ये है कि हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट थ्रू ईच इन कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपी ऑफ टू इंडिविजुअल। डीएनए हाँ एक्सप्लेन कर। हाँ, ये डीएनए कॉपी में ये पूछना चाह रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन हर सेल में 46 ही क्यों होते हैं, 23 पेयर ही क्यों होते हैं। तो इसका ऐसे एग्जांपल समझते हैं कि दो स्टूडेंट, अभी इमेजिन करो थोड़ा सा कि कोई दो स्टूडेंट है ना। ये दो स्टूडेंट को एक रास्ते से गुजरना, जिसको हम डिवीजन बोलते हैं। तो ये दो स्टूडेंट क्या हुआ कि शुरू में एक जगह से चला, बीच में आते आते इसमें रेप्लिकेशन हो गया, मतलब डबलिंग हो गया, जिसको कि डीएनए कॉपी बोलते हैं ना। तो ये डीएनए कॉपी हो गया। जैसे ही डीएनए कॉपी हो, बताओ ये रास्ते में कितने हो गए, 4 हो गए, 4। है ना। और और अंत रास्ते जाते जाते ये फिर क्या होंगे, अलग अलग पाथवे पे चले गए, तो फिर से कितने हो गए, 2। तो बीच में इसका डबलिंग होता है ना। तो डबलिंग होने के बाद फिर हाफ होता है। तो 2 था, 2 से डबलिंग हुआ 4, और 4 का हाफ हुआ 2। तो इस तरह से 2 और 2 मेंटेन होते रहता है ना। इस तरीके से ये चीजें हैं। तो ये पढ़ेंगे, माइटोसिस वाला में पढ़ेंगे, 11th क्लास का है ये। हाँ। ये डीएनए में जो डीएनए कॉपी होता है, उसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि मदर और फादर दोनों का कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये 10th क्लास में जब हम पढ़े थे जेनेटिक्स वाला, आई थिंक पढ़ लिए होंगे ये सब, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड तो पढ़ते हैं जिसमें एक साइड में कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं, और एक साइड में मेंडल कैपिटल टी एक्सपेरिमेंट। और एक साइड में स्मॉल टी लेते हैं। हाँ। हाँ। तो उसमें क्या है, चांसेस ही, उसमें गैमेट बनेगा, और गैमेट के चांसेस पे ही डिपेंड करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे एक साइड में मेल को अगर कैपिटल टी ले लिया, फीमेल को स्मॉल टी ले ली, तो ये डिपेंड करेगा कि किसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो जो इनहेरिटेंस में जो पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एग्जैक्ट उसी के बेसिस पे आपको स्टडी करना है, सेम टू सेम, मेंडल कोई भी करेक्टर एक्सपेरिमेंट को लेके। आधार बना के। हाँ, बस मेंडल वही चीजें हैं ये। हाँ। तो इसमें एक साइड से, अब गैमेट में क्या होता है, देखो अभी इसने क्वेश्चन पूछा था ना किसी ने कि भाई डबल होता है फिर हाफ हो जाता है, मतलब सेम ही क्यों रहता है एग्जैक्ट डीएनए हाँ। कॉपी। हाँ।
तो इसमें गैमेट में देखो, गैमेट में क्या होता है, मेल में क्या है, सपोज दो है, मतलब पेयर की मैं बात करूं, 23 पेयर है, मैं एक पेयर को ले रहा हूं, मतलब दो, तो दो एक साइड में ले रहा हूँ, दो क्रोमोजोम को, और फीमेल में भी दो को ले रहा हूँ, मेल में भी दो को, फीमेल में भी दो को, दोनों का गैमेट बना। गैमेट मतलब क्या, हाफ क्रोमोजोम, तो एक एक हो गया, और ये एक एक फिर से गैमेट मिलेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, तो फिर क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ तो ये जब पेयरिंग होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जब पेयरिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इसमें जो डोमिनेंट जीन रहेगा, सपोज फादर वाला डोमिनेंट है तो फादर का कैरेक्टर, मदर वाला डोमिनेंट है तो मदर का कैरेक्टर, तो हाँ। एग्जैक्टली मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वही है इसमें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह है कि हाउ डज प्लेसेंटा टिश्यू वर्क, प्लेसेंटा टिश्यू कैसे काम करता है? प्लासेंटा कुछ भी नहीं है, ऐसे देखो ना कि जैसे दो अंगुल, दोनों हाथ की उंगलियों को कैसे हम इंटरलॉक करते हैं, इंटरलॉक करते हैं ना दोनों उंगलियों को, हम्म। 5 उंगली इधर से लो और 5 उंगली इधर, और दोनों को एक हाँ, दूसरे के बीच में करेक्ट। इंटरलॉक कर देते हैं। हाँ। तो जो टिश्यू होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, प्लासेंटा एग्जैक्टली सिमिलर ऐसे ही होता है। मदर्स का टिश्यू एक हाथ समझ लो, और बच्चे का टिश्यू एक हाथ समझ लो, और ये दोनों उंगलियों को एक दूसरे से फंसा दो, तो ये जो स्ट्रक्चर बना यही प्लासेंटा है। तो बताओ, ये उंगलियों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा, है या ना। हाँ। तो ये जो उंगलियों के बीच में जो गैप है ना, यहाँ से डिफ्यूज होके मॉलिक्यूल्स जाएगा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़े होंगे आई थिंक, हाई कंसंट्रेशन से, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो एक एक्सचेंज होगा, तो इससे एक चीज और हमें समझ में आ गया कि ये दोनों हाथ का जो उंगली को हम इंटरलॉक किए, ये दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये सटे हुए तो है लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। नहीं है। और यही कारण है कि मदर्स का ब्लड बच्चे में नहीं जाता है, और बच्चे का ब्लड मदर्स में नहीं आता है। तो आज एक चीज और बता देते हैं, मदर्स और बच्चे में एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन लेवल पे, डिफ्यूजन होता है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन द मदर एंड फीटस। एक ड्रॉप ब्लड भी बच्चे का मदर में नहीं जाता है, ना ही मदर का ब्लड बच्चे में देता है। तो ये जो मूवी का जो डायलॉग पढ़ते रहते हैं ना कि तो ये खून का रिश्ता है, ये एक्चुअल में खून का रिश्ता नहीं है, ये एक्चुअल में खून का रिश्ता नहीं है। तो दोनों का ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है, मदर और चाइल्ड का? बिल्कुल होता ही है, होता ही है, इसमें सोचने की क्या बात है, बिल्कुल होता है। और ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होगा, वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम्म। वही जो मेंडल वाला पढ़े। तो आज के बाद याद रखना है कि मम्मी और बच्चे का ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता है, मतलब ब्लड का, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द फीटस एंड मदर, डायरेक्ट कनेक्शन होता ही नहीं है। ओनली न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। तो अगर मम्मी पापा इमोशनल होके कल होके किसी को बोल दे कि देखो खून का रिश्ता था, नाम खराब कर दिया, तो बताना मम्मी ऐसा नहीं है, पापा ऐसा नहीं है, खून का रिश्ता नहीं था, आपने बस न्यूट्रिशन दिया है हमें, आप जैसे आज हमें खाने पीने को दे रहे हैं वैसे भी आपने दिया था। तो ब्लड का रिलेशनशिप नहीं है। आप ठीक है इमोशनल होके आप बोल दो, बात अलग है, हम भी हो जाएंगे, बट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ ब्लड एंड ब्लड बिटवीन द फीटस एंड मदर। ठीक है, तो सिर्फ न्यूट्रिशन एक्सचेंज होता है, बेस्ट मटेरियल एक्सचेंज होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जिसका भी और भी सवाल है नीचे टाइप कर देना। ऐसे कुछ सवाल है जो बार बार हाथ राइज कर रहा है, तो दिव्यांश तुम्हारा जो सवाल होगा वो टाइप कर देना यहाँ पे नीचे। अच्छा, नेक्स्ट। टाइप करो, नहीं तो फिर बोलो, माइक में बोल सकते हो, टाइप करने में टाइम लग रहा है तो जल्दी हाँ, जल्दी अगर बोल टाइप सकते करने हो, में कोई टाइम लग दिक्कत। रहा है तो माइक में बोल देना, ठीक है। फिलहाल कुछ सवाल है, हम उस पर बात कर ले रहे हैं। का हाइट एक पॉइंट पर क्यों रुक जाता है? ये चीजें जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड इन द सेंस, हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, इसी क्वेश्चन का हम ऐसे भी, एक्चुअली हाइट है वो बेसिकली क्या है, सेल डिवीजन का ही तो प्रोडक्ट है ना कहीं तो हाँ। सेल डिवीजन ही हो रहा है बॉडी में। हम्म। टिश्यू ग्रोथ हो रहा है, टिश्यू ग्रोथ मतलब सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन। तो ये जो सेल डिवीजन होता है उसको हम एक्चुअली देखना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन और बेसिक लेवल पे ये हो गया कि भाई आखिर सेल डिवीजन एक लिमिटेड नंबर पे ही क्यों डिवाइड होता है, मतलब अनलिमिटेड क्यों नहीं होता, ये ग्रो क्यों नहीं करते जाता जैसे प्लांट ग्रो करते हैं। हम्म। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे मेडिकल साइंस में, या फिर कहीं पढ़ने को मिला डीप बायोलॉजी तुम लोग को, तो वहां पे मिलेगा कि भाई जो सेल्स होते हैं ना उसपे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। ऐसा समझो कि हम और तुम सेल हैं, एक ही बॉडी के सेल हैं, और हम अपना एक हाथ तुम्हारे कंधे पे रख के बोल रहे हैं भाई तुमको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, तुमको नहीं करना है। और जैसे ही हम तुम्हारे कंधे पर से हाथ हटाएंगे तुम एकदम अनकंट्रोल्ड हो जाओगे, डिवाइड। हम्म। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर, कैंसर नहीं बोलते हैं उसको। हाँ। तो एक्चुअल में सेल का जो होता है उसमें क्या होता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, उसको बोलते हैं ना, जिस तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के हम तुमको रेगुलेट करें कि भाई इससे ज्यादा ग्रो नहीं करना है। तो ये एक रेगुलेशन होता है, जेनेटिक लेवल पे होता है, उसको बहुत ज्यादा, जीन लेवल की बात है, इसको बहुत ज्यादा ये एक्सप्लोर नहीं करना है अभी। बट हाँ होता जरूर है, एक लाइन में बोले तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है,
और एक लिमिट तक इसी वजह से सेल डिवीजन और सारे मतलब सेल डिवीजन होता है बिल्कुल रेगुलेटेड वे में होता है। ऐसा नहीं आज कट भी लग जाएगा ना हमें, मान लिया 10 सेल डैमेज हो गया चोट लगने से, तो वो 10 ही सेल वहां पे नया बनेगा। ऐसा नहीं कि 50 सेल बन जाएगा। कभी ऐसा होता है कि वुंड हुआ और कटने के बाद भरने के बाद एकदम बड़ा हो गया वहां का स्ट्रक्चर, नहीं, कभी नहीं। हड्डी भी टूटेगा, पूरा फ्यूज होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फाइनली जो था वही आएगा। तो एकदम वेल रेगुलेटेड, एकदम प्रिसाइजली जेनेटिक लेवल पे ये चीजें होती है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या कॉपर टी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रोवाइड करता है? मतलब क्या कॉपर? नहीं, हाँ। देखो कॉपर टी एक एक्सटर्नल डिवाइस है। जैसे आप किसी भी मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे एक कॉपर का टी शेप का वायर होता है जिसमें एक धागे लगे होते हैं। मतलब ऐसा करो ना कि एक रिफिल जो है ना, रिफिल पेन का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक इंड पे और थोड़ा सा हेड वाले एक इंड पे उसको चौड़ा, उसको टी बना दो, है ना, एक रिफिल को टी बना दो ऊपर से ऐड करके थोड़ा सा और रिफिल काट के, बिल्कुल वैसा ही डिवाइस होता है कॉपर टी। और ये जो कॉपर टी होता है, ये फीमेल के मतलब यूट्रस वाले पार्ट में, मतलब वेजाइना के थ्रू, इसको सर्विक्स के थ्रू इसको पुट कर देते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है, तो इसमें किसी भी तरह का बाहर से इन्फेक्शन तो कम से कम नहीं होगा। बाहर से इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो मेटल होते हैं, चूंकि कॉपर होते हैं और एक्सटर्नल डिवाइस आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो उससे इरिटेशन होगा, उससे कुछ और चीजें हो सकती है, और बाद में इन्फेक्शन हो जाए वो एक अलग मैटर है। बट इनिशियली वो डिजीज को ट्रांसमिट तो नहीं करता है कम से कम। मतलब ऐसा समझो ना कि ब्रश हम कर रहे हैं, तो ब्रश कर रहे हैं तो उससे इन जनरल तो इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रश से हम माउथ को छील ही दे ब्रश करते करते, तो ऑब्वियस सी बात है अल्सर होगा, फिर इन्फेक्शन होगा। बट एज इट इज ब्रश तो कम से कम इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज ट्रांसजेंडर प्रोड्यूस? ट्रांसजेंडर कैसे प्रोड्यूस हो जाता है? देखो नॉर्मली तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक सेक्स फीमेल होता है और एक्स बाई मेल होता है, लेकिन ये जेनेटिक लेवल पे होता है। इसके बाद जीन का काम शुरू होता है, और जीन जो है वो डीएनए का बना होता है। थोड़ा सा अगर किसी को आइडिया हो, नहीं हो तो सुन लो। डीएनए डायरेक्ट अपना काम नहीं करता, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। मतलब उस डीएनए डिसाइड भी कर लिया कि अगर मेल बनना है, तो इसके बाद भी ढेर सारे प्रोसेस हैं। जैसे एक बच्चा एक टीचर के घर में पैदा हुआ है, तो हाँ ठीक है, चांसेस है कि भाई ये आगे चल के अच्छा पढ़ेगा, अच्छा करेगा, नॉलेज वॉलेज अच्छा रहेगा, पढ़ाकू बनेगा। बट सिर्फ उसका जन्म लेने से ही ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आगे चल के वो जीनियस ही बनेगा। हाँ, अगर उस तरीके से वो मेहनत करेगा, उसका इन्वायरमेंट सूट करेगा, तब वो करेगा। अगर इन्वायरमेंट सूट नहीं करेगा तो हो सकता है एंड प्रोडक्ट कुछ और हो, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी वो चीजें हैं। और ठीक है, तो एकदम सेम टू सेम। हाँ, ट्विन का जब खेल आता है कि ट्विन कैसे प्रोड्यूस होगा फिर? दो चीजें हैं, या तो मतलब दो तरह के ट्विन होते हैं। एक क्या होता है कि नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि जायगोट बना, और अगर ये जायगोट का ही दो कॉपी हो जाए और दोनों अलग अलग डेवलप कर जाए, मतलब एक जायगोट से ही दो, मतलब एक जायगोट स्प्लिट करके दो जायगोट बना लिया, ऐसा समझो। एक जायगोट, एक ही जायगोट था, ये टूट के दो जायगोट बना लिए और ये दोनों अलग अलग डेवलप कर गया। तो ये जो ट्विन बनेगा, बताओ, एक जायगोट से बनेगा ना। दूसरा कंडीशन है कि दो ओवा और दो स्पर्म ही रिलीज हो जाए, जो कि रेयरली है। दो ओवा रेयरली ही रिलीज होता है, मान लिया हो गया ओकेजनली। स्पर्म तो ढेर सारे रहते हैं, तो दो ओवा और दो स्पर्म, तो यहाँ पे कितने जायगोट बने? दो। तो एक तरफ आपको दो जायगोट से दो मिल रहे हैं और एक तरफ एक ही जायगोट से मिल रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे जो ट्विन होता है वो दो तरह का होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक मतलब मोनो मतलब सिंगल, एक जायगोट से जो ट्विन बना मोनोजाइगोटिक, दो जायगोट शुरू में ही बन गया था तो डाई जायगोटिक। तो इस तरीके से ये चीजें। हाँ, नेक्स्ट सवाल है कि हाउ डज एचआईवी अकर इन वन मैन? एचआईवी, देखो एचआईवी एक वायरस है, और ये वायरस जो है वो कहीं ना कहीं से तो आएगा, हवा में नहीं तैरता ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही फैलेगा। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, है ना, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से एचआईवी फैलेगा, नहीं। कभी भी बोला जाता है तो बोला जाता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी को एचआईवी है, उससे किसी ने अनप्रोटेक्टेड मतलब इंटरकोर्स हुआ, तो उसका इन्फेक्शन इसमें आ गया। अब ये किसी से अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेगा, तब जाके वहां पे क्या होगा, उसको फैलेगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे।
ठीक है। हाँ। तो अनप्रोटेक्टेड होना, और इसीलिए जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनमें ये ज्यादा चीजें देखने को मिलता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर हर जगह पे होता रहता है। कहीं पे कभी बंगाल में एक्सपोजर हो गया कहीं से, अब कहाँ से वो इन्फेक्शन कैरी करेंगे और कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो इसलिए उन लोगों को ट्रैक बहुत जल्दी करते हैं। अभी देखो वेस्ट चंपारण का एक आया केस पिछले महीने, वेस्ट चंपारण का बहुत बढ़िया इसमें केस स्टडी एक आया कि 14 साल 16 साल 18 साल के लड़के मतलब मैसिव 40-45 का HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं वो कॉमन अनप्रोटेक्टेड चीजें इन्वॉल्व होगा, या तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, या फिर वो ड्रग्स अब्यूजर हो कि एक ही निडल से तुम भी ड्रग्स ले रहे हो, उसी निडल से हम भी ले रहे हैं, तो निडल से निडल शेयर हो गया। तो ये हो सकता है। तो ये चीजें तो अनप्रोटेक्टेड वे में अगर होगा तब स्प्रेड करेगा, ऐसे ही हवा में स्प्रेड नहीं करता, साथ खाने से स्प्रेड नहीं करता है। एड्स पेशेंट के साथ आप साथ में खा सकते हैं, एक ही थाली में खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ रह सकते हैं, सो सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रीट कर सकते हैं, उसको कभी नहीं फैलेगा। इट ओनली स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड, एनसीईआरटी 12th का लाइन है, ओनली स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड, जैसे कि सीमेन हो गया, ब्लड हो गया, ये सब चीजों से ये फैलेगा। लेकिन हाँ, इन्फेक्टेड टू इन्फेक्टेड फैलेगा, अगर कोई इन्फेक्टेड नहीं है तो ऐसे ही हवा में नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, एक सवाल इसी में जुड़ जाता है, क्या मेडिकल साइंस में HIV एड्स का इलाज पॉसिबल है? क्या ट्रीटमेंट है? नहीं, अभी नहीं, अभी देयर इज नो क्योर फॉर HIV। ठीक है, हम कुछ मेडिसिन है हमारे पास, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके बॉडी को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। अगर वो 10 साल सर्वाइव कर रहा है तो हम उसको 15 कर सकते हैं, 5 कर रहा है तो उसको 7 कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। कोई भी क्योर नहीं है उसका, टोटली अनक्योर है। मतलब इसके लिए जागरूकता होना जरूरी है। हाँ, एकदम एकदम जागरूकता एकदम इसेंशियल है इसमें। इसीलिए इसमें बहुत सारा फाउंडेशन है, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको वगैरह का नाम सुने होंगे, WHO का नाम सुने होंगे, ये सब बहुत काम कर रहा है इसमें। अच्छा, यहीं पे एक सवाल और आ गया कि ऑरल पिल्स जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या हार्मोन्स को डैमेज करता है या नहीं करता है, या ऑरल पिल्स से? बिल्कुल करता है। ओरल पिल्स का मतलब हो गया ये मेडिकेशन हो गया, ये टैबलेट हो गया, एंड टैबलेट जो है वो हार्मोनल लेवल पे ही आपके फंक्शन को खत्म करेगा। तो हार्मोनल अल्ट्रेशन से ही टैबलेट काम करता है, जितने भी आई पिल वगैरह है। ये चीज है, वो हार्मोन्स को खराब कर देगा, हार्मोन्स के हाँ, हार्मोन्स के लेवल को इधर उधर करता है, क्योंकि हार्मोन का एक बढ़िया लेवल, एक ऑप्टिमम लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अच्छे से काम करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर द मेन काउज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी? फीमेल इनफर्टिलिटी देखो, कुछ केसेस में तो आजकल जो मेन जो रीजन आ रहा है आज के डेट में, वो लेट लेट मैरिजेज हो रहा है। जो लेट मैरिजेज है वो बहुत मैटर कर रहा है आज के डेट में, क्योंकि लेट होने के बाद से रिप्रोडक्टिव साइकिल आज के डेट में बहुत अच्छा नहीं रहता है। जैसे किसी का 35 में हो गया तो हो सकता है वो रिप्रोडक्टिव का जैसे है ना कि लास्ट स्टेज आ जाता है उस समय। तो एक तो एज है, और तो बहुत ज्यादा कुछ वैसा नहीं है, कुछ जेनेटिकली हो सकता है किसी में, बट ऐसा कुछ एज सच कुछ मेजर कारण नहीं है। हाँ, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह है, बट वो तो बहुत कम लोग करते हैं ना, तो उसका काउंट नहीं करेंगे अभी। हाँ, एक सेकेंड, सर्जिकल मेथड। हाँ, सर्जिकल मेथड से अगर स्पर्म को रोक दिया जाए तो क्या इससे बॉडी पर कोई निगेटिव असर पड़ेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्जिकली इवन जो वैसेक्टोमी करते हैं जिसमें फलोपियन ट्यूब को बांधते हैं, या फिर जो वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को बांधते हैं और ट्यूबेक्टोमी में फलोपियन ट्यूब को बांधते हैं, तो इसमें हम बस रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। और रास्ता ब्लॉक करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, बस पाथवे को ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब ये क्रॉस नहीं करेगा। अब कुछ लोग को लग रहा होगा क्रॉस नहीं करेगा तो ये जमा हो जाएगा, जमा होकर तो नुकसान करना चाहिए। तो ये बॉडी में जमा नहीं होता है, बॉडी में बहुत तरह के न्यूट्रोफिल्स वगैरह होता है, जैसे WBC के टाइप्स होते हैं, वो क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर जाता है। और ऐसे भी आपने सुना होगा कि हर सेल्स में लाइसोसोम वगैरह होता है, तो वो भी ऑटो डाइजेस्ट कर देगा इसको और वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेफ है, और आजकल बहुत अच्छा इफेक्टिव मेथड है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल इसी में एक जुड़ जाना चाहिए था। हाँ, ये बहुत पहले कोई सवाल हमको भेजा था तो हम सोचे आपसे आज पूछ ही लेते हैं कि जिस तरह से कि टेस्टिस के अंदर कभी ऐसा हो सकता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया और फीमेल में जिस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन चलता है तो मेल में भी ऑटोमेटिकली स्पर्म बॉडी से बाहर निकल गया बिना किसी फिजिकल या सेक्सुअल? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होता। हम बोले ना कि
ये चीजें एकदम वेल रेगुलेटेड होता है। हाँ, कुछ चीजें अब नॉर्मलिटी होगा तो हो सकता है कम हो जाए प्रोडक्शन, जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए या फिर कुछ और चीजें हो, तो वो अलग बात है। बट इन जनरल ऐसा नहीं कि एक्सेस प्रोडक्शन होगा ना, एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा एक्सेस प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि अब नॉर्मल एक्सेस प्रोडक्शन ऐसा कुछ होगा। वो बिल्कुल वेल रेगुलेटेड मैनर में होता है, अच्छा नहीं, तो वैसा कुछ नहीं है हाँ, चीजें। नहीं, एक एक सवाल आया था यहीं पे कि एक डिजीज जिसको नॉर्मली बोलचाल की भाषा में नाइट फॉल कह रहे हैं, तो कहाँ वहां हम्म। क्यों बाहर निकल जा रहा है ऑटोमेटिकली? देखो, ये जो भी चीजें ये हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे कंट्रोल होता है कोई भी चीजें। हम्म। इवन यूरिन का पास होना जैसे है, जैसे यूरिन का पास होना है, जैसे प्यास का लगना है, जैसे ड्रिंकिंग होता है, जैसे ईटिंग हैबिट होता है, वैसे ही ये भी ब्रेन से सिग्नल कंट्रोल में रहता है, मतलब ब्रेन के अंडर कंट्रोल होता है। तो ये चीजें कभी कभी मतलब होता है ना कि जब सिग्नल जाएगा मतलब ब्रेन से, तो हो सकता है कि ये मतलब वो ये बाहर निकल जाए। तो हाँ। ऐसा ऐसा कोई ये नहीं है कि बीमारी, इसको मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा इसको एज ए बीमारी के तौर पे नहीं देखते हैं। मेडिकल हम्म। साइंस में नाइटफॉल एज ए नॉर्मल फिनोमेना है। हम्म। इसको मेडिकल साइंस कभी भी बीमारी नहीं मानता है, क्योंकि ये चीजें ऐसा नहीं है कि बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट या फिर कोई चीजें ये प्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर किसी चीज के कुछ एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से हो रहा है। ये टोटली नॉर्मल है, एक नॉर्मल फिनोमेना है। अगर ये हो रहा है तो इससे कुछ ऐसा नहीं है किसी तरह का कुछ। हाँ, दिव्यांश को सवाल पूछना था तो माइक ऑन करके पूछ लो। सर मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी कोइंसिडेंटली अगर मतलब दो स्पर्म फ्यूज करे तो एक ओवा में तो ट्विंस बेबी होता नहीं, है, लेकिन नहीं करे, सर नहीं नहीं, दो दो ओवा एक स्पर्म से फ्यूज करेगा ही नहीं, एक से कैसे करेगा? दो स्पर्म एक ओवा से कभी कभी फ्यूज नहीं, करता कभी है नहीं तो करेगा, कभी नहीं करेगा। रॉन्ग स्टेटमेंट है, जहां भी पढ़े हो। क्यों नहीं करेगा वो बताते हैं। जैसे ही पहला स्पर्म अटैक करता है ना, ओवा के मेम्ब्रेन में चेंजेज आता है। अगर थोड़ा सा रिफरेंस तुमको, तो ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, पहला स्पर्म फ्यूज करता है ना, उसके मेम्ब्रेन में चेंजेज आ जाता है और दूसरा कोई एंट्री नहीं करने देता है। तो कभी भी दो स्पर्म एक ओवा से नहीं फ्यूज करेगा। ये फिर स्टेटमेंट जहां भी ट्विंस, पढ़े हो। तो फिर ट्विंस ट्विंस के बारे होता में तो कैसे? मैंने बोला, अरे भाई तुमने सुना नहीं, मैंने बोला कि एक ओवा एक स्पर्म एक जायगोट बना। हाँ। अब ये एक ही जायगोट, एक जायगोट जो है ये क्या है, स्प्लिट करके दो जायगोट बना लिया, मतलब एक जायगोट में डिवीजन हो गया, दोनों अलग अलग डेवलप किया। तब क्या हो जाएगा? तब क्या होगा? तब तब ट्विंस तब होगा। ट्विन होगा। दूसरा केस हमने क्या बोला कि दो ओवा रिलीज हुआ, जनरली होता नहीं है दो ओवा रिलीज, लेकिन कभी कभी रेयरली हुआ। दो ओवा रिलीज हुआ और स्पर्म दो से फ्यूज करेंगे तब ट्विन होगा। ठीक है, ये चीजें। तो सर ट्रांसजेंडर कैसे फॉर्म करता है, ये मुझे मतलब क्लियरली नहीं हुआ। अरे ट्रांसजेंडर कुछ भी नहीं है। ट्रांसजेंडर का मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक नॉर्मल जायगोट था, उसी में जेनेटिकली तो डिसाइड हो गया था कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, लेकिन उसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, डीएनए का काम होता है, वो सब कुछ वो अगर किसी तरीके से अच्छे से काम नहीं किया, तब जाके ये ट्रांसजेंडर वाला बात आता है। मतलब ये डेवलपमेंट का एबनॉर्मलिटी है, समझे? जेनेटिक लेवल पे सब चीज ठीक था, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एबनॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तब ये ट्रांसजेंडर बन गया है। हाँ। ठीक है। ये ये सर समझ में आ गया, थैंक यू सर। हाँ, एक सवाल यहाँ पर है कि एक सेकेंड बात कर लीजिए। हाँ, एक सेकेंड, सर्जिकल मेथड से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, एक सवाल ये है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, अभी तो डिस्कस किए थे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। साइड इफेक्ट इतना ही है कि बाद में अगर फिर से तुम इसको जोड़ना चाहोगे कि नहीं हमको फिर से बच्चा चाहिए, तब दिक्कत होगा। बाकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा है एक्चुअली में ये, बहुत बढ़िया। व्हाट इज फीमेल फोर्टिसाइड? फिट साइड का मतलब होता है मारना, जैसे हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारना। हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारना। वैसे ही फिटस को मारने वाले को हम बोलते हैं फिटिसाइड्स। तो फिटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ फिटस, फिटस को मार देना ही फिटिसाइड कहलाता है। अब ये लोग मार देते हैं लड़के, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लड़का ही हमको चाहिए, अल्ट्रासाउंड में पता चल गया तो उसको मार देते हैं, एबॉर्शन करवा लेते हैं, तो वो चीजें हैं ये।
तो किलिंग ऑफ फीटस इज कॉल्ड फीटिसाइड। इंटेंशनल किलिंग है ना, इंटेंशनल किलिंग इज कॉल्ड, इंटेंशनल इलीगल किलिंग ऑफ फीटस इज कॉल्ड फीटिसाइड। हाँ हाँ। और जनरली फीमेल फीटिसाइड देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि आज भी सोसाइटी में होता है कि नहीं भैया लड़के ही चाहिए, लड़के ही चाहिए, लड़की से काम नहीं चलेगा, मतलब बच्चे तो लड़के चाहिए। उसके चक्कर में बहुत मतलब जो फीमेल फीटस होती है सबको मार दिया जाता है। यही वजह है कि अल्ट्रासाउंड वाला जो चेक करता है उसमें आजकल बहुत टाइट रूल आ गया है कि आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको जेल होगा सीधे। हाँ, एक सवाल यहाँ पर है, कभी कभी रिप्रोडक्शन में फीमेल का डेथ हो जाता है, चाइल्ड, सॉरी प्रेगनेंसी वर्ड इसको लिखना चाहिए था, प्रेगनेंसी में फीमेल का डेथ, हाँ लेकिन चाइल्ड उसके अंदर होता है, लेकिन वो जीवित हो जाता है और रहता है, वो कैसे? हाँ हाँ, हमने बोला ना कि बच्चे का, देखो बच्चा एक सेपरेट, ऐसा नहीं है कि मदर्स मर जाएगी और उसके बहुत देर बाद तक बच्चा जिंदा रहेगा, नहीं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ड्यूरिंग द डिलीवरी ना, उस समय अगर उस समय प्रोसेस के दौरान अगर फीमेल का डेथ हो जाता है तो बच्चे अलाइव मिल सकते हैं, चांसेस है। ठीक है, और क्यों होता है ऐसे, तो बहुत सारा चीज होता है। जैसे बच्चा फीमेल में बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, या फिर कुछ उस तरह का कुछ पेन इंड्यूज हुआ, या फिर बहुत सारा प्रेगनेंसी में एबनॉर्मल चीजें भी बॉडी में, जैसे बीपी बहुत हाई रहता है लोगों का, ठीक है, कन्वल्जन जिसको मृगी बोलते हैं वो रह सकता है उसमें। तो बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर, इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ब्लड लॉस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीजें हैं डेथ का, ठीक है। तो वे चीजें हैं। तो अच्छा, ये ममता सिंह ये के आईडी से कौन है, पता नहीं चल रहा हमको, जो है बता दो। सर शिवम। हाँ शिवम, चलो पूछ लो, कुछ पूछ रहा था तुम। हाँ सर, एक ठो जो साउथ अफ्रीका में जो 9 बेबीज हुआ तो वो कैसे पॉसिबल हुआ था? देखो पॉसिबिलिटी का बात तो वही ना कि हमने बोला कि ठीक है, ये जो जायगोट है वो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 भी तो होगा ना डिवाइड होके। अब ये चारों अलग अलग डेवलप कर जाए, 4 से 8 होगा, 8 अलग अलग डेवलप कर जाए, या फिर हम बोल रहे हैं कि 6-7 ओवा ही एबनॉर्मली रिलीज हो गया और सारे से फर्टिलाइज कर गए, तो वो सारे डेवलप कर जाएंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट जो होगा, बच्चे का ग्रोथ तो उतना बढ़िया होगा नहीं, क्योंकि स्पेस लिमिटेड होता है। तो 7 बच्चे में 7 का डेवलपमेंट बहुत अच्छा तो ऐसा नहीं दिखेगा कि सारे 2.5-2.5 kg के हैं, नॉर्मल जो होता है। तो बच्चे रिलेटिवली कमजोर होंगे, बट हो सकते हैं। जैसे ट्विन है, 2 फ्यूज हुआ, 2 से ज्यादा हो जाएगा फ्यूज, 2 से ज्यादा ओवा निकल जाएंगे, तो हो सकता है 6-7 हो, बट ये बहुत रेयर है। और ज्यादातर केसेस में बच्चे जो मल्टीपल होता है ना, वो उतना हेल्दी होता नहीं है, क्योंकि वेट इतना कम होता है, जगह इतना कम होता है कि ऑलरेडी बच्चे को न्यूट्रिशन उतना अच्छे से नहीं मिलता है डेवलपमेंट के टाइम में। तो इवन जुड़वा ही होता है तो बहुत देखते हो कि बहुत वीक बच्चा होता है। तो 6-7 में तो बहुत रेयरली ही हेल्दी होता है, बहुत रेयरली। बट ठीक है, हो सकता है, जैसे ट्विन होता है वैसे वो भी हो सकता है। एक सवाल किसी का है कि HIV का मेडिसिन अभी तक क्यों नहीं बन पा रहा है? देखो ये वायरस है, पहली बात तो ये, और वायरस को मारना इतना आसान नहीं होता है बहुत सारे केसेस में। वायरस को मारना, उस पे अभी कोई ऐसा ड्रग्स नहीं आया है जो हम इंजेक्ट करें बॉडी में और पूरे वायरस पे जाके उसको एकदम ये कर दे। आगे चल के हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये जो वायरस है ना, ये वायरस अपना जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे सेल के जेनेटिक मटेरियल से ऐड कर देता है, मतलब जोड़ देता है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इसको हम मार पाए, ये हमारे सेल का ही पार्ट बन जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल। तो इस वजह से दिक्कत आ रहा है इसमें। हाँ, एक सवाल यहाँ पे है कि प्यूबर्टी में इसका सवाल तो ये है कि प्यूबर्टी कभी पहले या बाद में क्यों नहीं आता है, और मेरा सवाल इसमें ये हो गया, जोड़ देते हैं कि प्यूबर्टी में मेंटल क्या क्या चेंज आता है? ये तो फिजिकली चेंज। ये देखिए, प्यूबर्टी में बोल रहे हैं कि प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आते, चेंजेस बहुत आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि लेट और स्लो आता है, नहीं, ये मतलब लेट और स्लो क्यों आते, मतलब नहीं आते, लेट और स्लो आते हैं। किसी में ये 10 साल में, 11 साल में स्टार्ट हो सकता है, किसी में 14 में भी हो सकता है। तो ये आगे पीछे तो आते हैं, ये टोटली नॉर्मल है। इसमें ये नहीं है कि किसी का रिप्रोडक्टिव साइकिल पहले स्टार्ट हो गया तो वो अब नॉर्मल हो गया, फिर बाद में हुआ तो नॉर्मल नहीं। ये एक रेंज है, वैसे ही जैसे बाकी चीजों का होता है, इस रेंज, इस टाइम पीरियड में एक्टिव होना होता है। और ये जो प्यूबर्टी है रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी को शो करता है एक्चुअल में ये। तो इसमें मेंटल लेवल पे क्या चेंज आता है, तो देखो ओबियस सी बात है कि
इस समय हार्मोनल लेवल बढ़ते हैं बॉडी में, जैसे ऑक्सीटोसिन होता है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो जो इंडिविजुअल होता है उसको खुद फील होता है कि हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसके ग्रोथ देखने को मिलेंगे। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के चेंजेस और कुछ लेवल का साइकोलॉजिकल चेंजेस तो आता ही है, क्योंकि ये ग्रोथ का फेज होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं ये बॉडी का किसी न किसी तरह का तो नीड ही होता है ना, एक तरह से। ये जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आ रहा है ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का नीड है। तो ये चीजें हार्मोनल लेवल पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चेंजेस तो देते हैं। तो ये जो मतलब प्यूबर्टी का टाइम होता है जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन सपोज फीमेल में बनने लगेगा, फीमेल में एस्ट्रोजन बनने लगेगा, फीमेल में डेवलपमेंट दिखेगा बॉडी में, मेल में टेस्टोस्टेरोन की वजह से एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, उसका वॉइस चेंज हो जाएगा। एग्रेसिव हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन का जब एग्रेसिवनेस होगा तो उसका माइंड अलग तरीके से, वो हमेशा एग्रेशन में रहेगा। जैसे कैसे 12 साल के बच्चे को गुस्सा, 14 साल के बच्चे को, 10th वाले बच्चे को देखते हो गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, छठा वाला बहुत कूल रहता है, लेकिन 10th वाले को बोल दो, डांट दो, वो अदर वे में ले लेता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल इसमें बहुत हाई है। और इस वजह से इसका वायलेंट नेचर, टेस्टोस्टेरोन वायलेंट एक्टिविटी को शो करता है। वैसे ही एस्ट्रोजन ये है वो, और ये दोनों जो है मेल में अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं पैरेलली, फीमेल में अलग कर रहे हैं। तो ये दोनों में अपोजिट अट्रैक्शन जो भी होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम में। यहाँ पे एक सवाल है कि नाइट स्पर्म फ्लोइंग में क्या मेडिसिन लेना चाहिए? नहीं, कोई मेडिसिन है ही नहीं इवन इसका, और ये टोटली नॉर्मल है। ये किसी को साइकोलॉजिकल लग सकता है, मेंटली लग सकता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। नाइटफॉल में मतलब कुछ लोग को लगता है कि नाइटफॉल हो गया मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगा, साइकोलॉजिकली वीक हो जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत हो गया बॉडी में। ना तो बॉडी में मतलब मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि वीक हो जाएगा, मतलब बहुत तरह की फालतू की चीजें चलते रहती है कि ये ट्रीटमेंट, इसके लिए ट्रीटमेंट करना, ये करना, कुछ नहीं करना है। ये टोटली नॉर्मल है, मतलब टोटली नॉर्मल है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव कुछ एबनॉर्मलिटी है तब जाके आपको डॉक्टर से मिलना है, बट अगर ठीक ठाक है, नॉर्मल है, कभी कभार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ना तो इससे कोई वीकनेस होगा, ना तो किसी तरह का न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगा, ना किसी भी तरह का विटामिन, न्यूट्रिशन, मिनरल, किसी भी तरह का हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफिशियंसी नहीं होगा, किसी डिजीज नहीं होगा। बस ये थोड़ा सा मन का बात है, अगर किसी को लग गया कि ये गड़बड़ है तो वो साइकोलॉजिकल इलनेस है एक तरह से, तो ये साइकोलॉजी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कि अच्छा, कोई ये एबनॉर्मलिटी है। अच्छा, स्पर्म और वीकनेस में कोई रिलेशन है क्या? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट कुछ लोग मानते हैं इसको, जो थोड़े से वो उस टाइप के, मतलब जो क्या बोलते हैं, जैसे कि दूसरा जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है, उन लोगों हाँ, का कहना है कि ठीक है, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है, और इवन दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली बॉडी के ये फंक्शन है जो होते रहता है, कभी कभी एबनॉर्मल तरीके से ये चीजें हो तब कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो सकता है, बट नॉर्मली अगर हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। शिवम, तुम्हारा कोई सवाल था? हाँ सर, जो पुबर्टी है जो है गर्ल्स में पहले क्यों आता है, बॉयज में बाद में क्यों आता है? हाँ, ये आता है, देखो दोनों में ना हार्मोन्स अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, दोनों में हार्मोन्स अलग लेवल के काम करते हैं। और फीमेल में मैच्योरिटी अगर देखो प्रैक्टिकली, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट रिटेन तो नहीं मिला हमको, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखो तो मेल में जब स्पर्म बनना शुरू होता है तो बिल्कुल एकदम एकदम फंक्शनल होता है, वेल फंक्शनल होता है। लेकिन फीमेल के केस में देखो ना कि भाई अगर पहले नहीं होता तो फीमेल का बॉडी जो डेवलप होता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है ना, ये टाइम लेता है। रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने का मतलब ये नहीं होता कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ, ओवर रिलीज हुआ, मतलब ये तो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकती है, नहीं। इसके साथ साथ उसमें ये टाइम लगता है। जैसे आज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ तो पैरेलली इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे और बढ़िया डेवलप करेंगे। साथ ही साथ पैरेलल ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा टोटल। साथ ही साथ चूंकि इसको मेंटली भी प्रिपेयर होना है, तो मेंटली प्रिपरेशन के लिए भी धीरे धीरे होगा। तो अगर इसको आप पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे, नेचर अगर पहले से थोड़ा स्टार्ट नहीं करेगा, तो अचानक से इसको होता ना कि आज के आज अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ और 1 साल बाद हम बोले कि नहीं ये बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल होगा मतलब एक अच्छा डेवलपमेंट के लिए ये ठीक नहीं है, तो ये चीज है।
तो ठीक है, थोड़ा टाइम इसको मिलना चाहिए ज्यादा, क्योंकि साइकोलॉजिकल और बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे फीमेल मेल में क्या सिर्फ स्पर्म बनना है, लेकिन उसमें तो भाई वो गैमेट के साथ साथ पूरा स्ट्रक्चर ही डेवलप होना है अच्छे से, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए उसको, इसलिए थोड़ा पहले हो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा सच कुछ रिटर्न नहीं है, बट लॉजिक यही कहता है। यहाँ पे एक सवाल है कि सर सेल में जब डीएनए कॉपी होता है तो सारा एपरेटस का भी कॉपी होता है या सिर्फ या सेल एपरेटस डिवाइड हो जाता है? सारे एपरेटस डिजोल्व हो जाते हैं, फिर से रीफॉर्म होता है। ऐसा समझो ना कि एक बर्फ है, बर्फ को हमने पिघला दिया और पिघलाने के बाद फिर से जमा दिया, बर्फ कर दिया, तो बीच में सारे के सारे ऑल सेल ऑर्गेनल डिसअपियर, टोटली डिसअपियर, और बाद में ये रीफॉर्म करते हैं, बाद में फिर से ये बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी कोई मेडिकल साइंस पर लॉजिक है कि हाउ बॉयज बिकम टॉलर देन गर्ल्स? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल है कि ज़्यादा वेरिएशन होता है तो सेलुलर एपरेटस वर्क नहीं करता है, जिसके कारण कि बॉडी डेड कर जाता है। सवाल क्लियर नहीं हुआ, जिसका भी माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ, यहाँ तक में। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है तो एक एक करके माइक ऑन करके पूछ सकता है। हाँ, जल्दी बताओ एक एक करके, कोई भी डाउट है किसी तरह का, हाँ सर, या एक फिर कोई पार्टिकुलर, हाँ लॉजिकल कुछ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को कुछ सुनाया तो कुछ उस तरीके से चीजें, तो डिस्कस करो जल्दी। हाँ सर, क्या पार्टिकुलर एज में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद मेडिसिन लेने से कुछ ईयर के लिए रुक जाता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा मेडिसिन है जिससे मेंस्ट्रुएशन रोका जा सकता है, तो क्या वो बिल्कुल है, और उसी को तो हम एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। ओ, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में तो यही नहीं यूज करते हैं, यही चीजें करते हैं। ऑरल पिल्स जो लेते हैं? हाँ, और भी चीजें हैं, जैसे अंतरा का इंजेक्शन आता है, और भी चीजें आती हैं, हम्म, तो उस पर नहीं जाना, बट है, ऐसा कर सकते हैं। तो उससे कोई साइड इफेक्ट? बिल्कुल साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल अगर चीजों को आप रोक रखे हैं तो कुछ तो साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। हाँ, इसीलिए कभी भी केमिकल पिल्स वगैरह से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इसके बॉडी पे साइड इफेक्ट आते ही आते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि लिप्स ब्लैक क्यों हो जाता है? मतलब हमको लगता है कि इसको लग रहा होगा कि नाइट फॉल से रिलेटेड कुछ जुड़ा हुआ है लिप्स का ब्लैक होना। नहीं, लिप से सब कोई रिलेशन नहीं है, लिप में ब्लैकनिंग होने का कोई अथी नहीं है, मतलब दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या नाइट फॉल होने से माइंड का रिमेम्बरिंग कैपेसिटी? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। हमने बोला ना कि ये टोटली नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है ये, तो इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल, नॉर्मली बॉडी फंक्शन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल तरीके से ये चीजें बाहर नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली, तो तब दिक्कत होता है। व्हाई सम वुमेन डज नॉट गिव बर्थ? ये तो वही सवाल रिपीट कर गया लगता है। हाँ, तो कोई नहीं, अरे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत तरह के, देखो अब किसी का ओवा नहीं निकलेगा, या फिर यूट्रस बहुत अच्छा नहीं है, हार्मोन्स ठीक नहीं है, तो जितने प्रेगनेंसी को होने के लिए जितने चीजें चाहिए, अगर उसमें से एक भी फैक्टर गड़बड़ हो जाएगा तो नहीं होगा। कुछ भी हाँ, यहाँ पे एक सवाल है, HIV एड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? अगर एक पर्सन को पूरी हेल्दी है तो फिजिकली कांटेक्ट से भी HIV हो सकता है क्या? फिजिकली कांटेक्ट से तो होता ही है। होता है, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट से तब होगा जब इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगी। इन्फेक्शन किसी न किसी पार्टनर में होना चाहिए, बिना इन्फेक्शन के नहीं फैलेगा ये। और ये तो पता नॉर्मली लगाया भी नहीं जा सकता है कि किस में इन्फेक्शन है और किस में नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि अनप्रोटेक्टेड कहीं पे इधर उधर नहीं करना चाहिए ये चीजें, इसलिए तो फैलता है ये चीजें। हाँ, तो वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो कहाँ से आया है? अरे तो ट्रांसमिट होता है ना, चेन के फॉर्म में, कहीं ना कहीं से तो फैला है ना। जैसे मान लिया ऐसा समझो ना कि एक गांव है, एक गांव में मान लिया कोई एक के पास ये इन्फेक्शन आ गया, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ था, वहां से ये फैल गया। अब ये गांव में है तो अकेले वो, तो उस गांव के एक मेंबर से किसी और में नहीं फैलने जा रहा है, एकदम नहीं फैलेगा। वो कब फैलेगा? जब उस एक मेंबर के साथ किसी और का सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाएगा, तब जाके ये फैलेगा। ऐसे नहीं फैलेगा ये, ऐसे फैलता तब तो ढेर फैल जाता। तो कहीं ना कहीं चेन के फॉर्म में फैलता है, चेन के फॉर्म में फैलता है ये। मिसकैरेज से रिलेटेड सवाल है, मिसकैरेज होने के बाद मदर बॉडी में दोबारा एक रिलीज होता है।
मिसकैरेज क्या होता है ये भी कुछ को बता दीजिएगा एक बार। मिसकैरेज का मतलब सिंपली होता है जो प्रेगनेंसी है वो खराब हो गया, हम्म प्रेगनेंसी का खराब हो जाना वही मिसकैरेज है। हम्म एबॉर्शन बोल सकते हैं उसको कुछ हद तक समझने के लिए। हम्म तो ये एबॉर्शन का बात डिपेंड करता है कि ये कब हुआ, ये इनिशियल स्टेज में हुआ, क्या एक ही महीना का प्रेगनेंसी था तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी रिकवर कर जाएगा बॉडी। 6 महीने का रहेगा बहुत ज्यादा देर लगेगा। 9 मंथ में किसी का प्रेगनेंसी खराब हो जाए तो और ज्यादा दिक्कत होगा। तो उसके बाद फिर ये एग रिलीज होगा। ये तो अजीब सवाल है कि वाई वुमेन, हाँ मल्टीसेलुलर, हाउ है वो, हाँ जैसे है आवाज, ना कि कोई वुंड है वो कब रिपेयर हो, मतलब कितना दिन में हील कर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई वो वुंड कैसा, अगर बड़ा घाव रहेगा तो ज्यादा टाइम लेगा, एक छोटा सा कट है जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वही चीज है इसमें, प्रेगनेंसी इनिशियल स्टेज में है तो जल्दी काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद रहेगा तो हाँ वाई ए वुमेन कैन नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एक्सप्लेन। अरे भाई ये सेक्सुअली का मतलब होता है कि देखो, ए सेक्सुअली का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली कि बॉडी के पार्ट्स में वो कैपेसिटी होना चाहिए, बॉडी के पार्ट्स में वो कैपेसिटी होना चाहिए कि वो पूरे बॉडी को जनरेट कर सके। हमारे बॉडी के पार्ट्स में वो कैपेसिटी नहीं है, रीजनरेशन बोलते हैं उसको, है ना। तो वो कैपेसिटी नहीं है हमें कि अपना हाथ काट के रख दिया और इससे सारा एक बेबी डेवलप हो जाए। क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना वो, हमारे बॉडी को चलाने के लिए ना बहुत मल्टीपल चीजें हैं, लंग्स भी चाहिए, हार्ट भी चाहिए। हाथ को काट के बाहर रख देंगे, कहाँ से लंग्स किडनी लगाएंगे उसमें, तो बॉडी ही काम नहीं करेगा तो बाकी चीजें तो बाद की बात है। हाँ अब जल्दी से 5 मिनट के अंदर तुम लोग अपने जल्दी जल्दी सवाल माइक ऑन करके पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लो, लिख के पूछना है क्योंकि फिर मेस भी निकलना होगा भैया को, जल्दी है जल्दी से। हाँ किसी को पूछना है तो जल्दी से पूछ लो। चलो लगता है लगभग सवाल खत्म हो गया है लोग का। चलो और कुछ रहेगा कभी क्वेश्चन तो एक आध स्लॉट और रख लेना सारे टॉपिक में। अच्छा ठीक है, इसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर एक आध सेशन बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू भैया। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।